हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशंस क्या है और डायमेंशन एनालिसिस क्या है वो देखे थे हम लोगों ने। कुछ डिराइव क्वांटिटी, बेसिक डिराइव क्वांटिटीज़ के डायमेंशन देखे थे। और याद रहेगा तो अपने जो हमारा फोर्स का डायमेंशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे और बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। 3-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बेसिस पे। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में पहला पॉइंट लिखेंगे। हेडिंग डालो यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, उसके बाद लिखो पहला पॉइंट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द टू check the correctness of physical equation। ये सबसे पहला यूज रहेगा, डायमेंशन एनालिसिस का सबसे पहला यूज रहेगा। अभी ध्यान दो, कभी भी हम लोग कोई इक्वेशंस की बात करते तो इक्वेशंस तभी तभी ट्रू प्रूव होता है जब भी उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। अभी हम लोग बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला फिजिकल क्वांटिटी और राइट साइड वाले फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स या फिर डायमेंशंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वो सेम रहेगा तो मेरा जो इक्वेशन रहेगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करते कि कोई भी इक्वेशन को बराबर प्रूफ करना होगा, कि कोई भी इक्वेशन को हम लोग को राइट प्रूफ करना होगा, तो उसका बेसिक नेसेसिटी क्या है? द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। दैट इज द बेसिक नेसेसिटी टू प्रूफ एनी इक्वेशन टू बी करेक्ट। ये पहला पार्ट हो गया। अभी मुझे बताओ, अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसका यूनिट्स और राइट साइड वाले फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए तो डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बाद में हम लोग इक्वेशंस पे जाएंगे। अभी फिलहाल इक्वेशंस पे नहीं जाएंगे, अभी नॉर्मल एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। सपोज मैं लिखूंगा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या था? m1 l1 t-2। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि ये डायमेंशन एज इट इज याद रखो, बहुत सारे जगह पे यूज होने वाला है। तो फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t-2। ये मास का डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन है m1। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है? बोलो, l1 t2 अपॉन t2। मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको लिखूंगा तो ये आएगा m1 l1 t-2। देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये हो गया। इक्वेशन को करेक्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं कि बेसिक इक्वेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेम। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में ऐड होना चाहिए वेलोसिटी ही, मतलब वेलोसिटी वाला टर्म रहेगा तो वेलोसिटी वाले टर्म में क्या ऐड होता है? हमेशा वेलोसिटी वाला टर्म ही ऐड होता है। अगर एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो एक्सीलरेशन वाले टर्म में हमेशा ऐड होगा एक्सीलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म में ऐड होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट। मैं 3 इक्वेशंस ले लूंगा जिसको बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट होती है, जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट होती है तो उसमें आ जाते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अगर बॉडी नॉन एक्सीलरेटेड मोशन करते तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, ये हो चुका है फाउंडेशन लेक्चर्स में, अपॉन टाइम। ये जब एक्सेलरेशन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। बट जब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैंने एक यूनिट लिया, एक इक्वेशन लिखा कि काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
अभी मुझे पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, बट इसको प्रूव करने के लिए मुझे सबसे बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। प्लस ये जो डायमेंशंस लिखे रहे, जब भी कोई चीज़ ऐड करते हैं, ऐड कभी होता है मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि सपोज मेरे को एक मास दिया और मेरे को टाइम दिया, मास और टाइम को कभी ऐड कर सकते क्या, नहीं। मास और मास को ही ऐड कर सकते, टाइम और टाइम को ऐड कर सकते, मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। डिवीजन के लिए कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ भी हो सकता है, बट दो फिजिकल क्वांटिटी जब ऐड होती है या फिर सब्ट्रैक्ट होती है तो उसमें उसमें फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स या फिर डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखते हैं यूनिट के डायमेंशंस और डायमेंशंस सेम है कि नहीं। सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशन जो रहेगा, वेलोसिटी को जो डायमेंशन देगा, यूनिट रहेगा वो रहा मीटर पर सेकेंड, बराबर है। ये मीटर मतलब क्या होता है, L1 T -1, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। U ये फाइनल वेलोसिटी था तो ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, बराबर है। डायमेंशन क्या है, L1 T1, क्लियर है। अभी मुझे बताओ A मतलब एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ये एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम मतलब क्या होता है, सेकेंड। ये सेकेंड और ये सेकेंड चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, L1 T1। इसका मतलब क्या है, देखो सॉरी T-1, T-1, इसका मतलब क्या है, सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ L1 T-1, बराबर है। राइट हैंड साइड का पहला पार्ट क्या है, L1 T-1 प्लस बीच में आ गया, और AT क्या हुआ, AT मतलब क्या है, L1 T-1। ये मुझे बताओ सबके डायमेंशंस क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड और ये मिलके बन रहा है मेरे को राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन तो सेम ही है, बट राइट हैंड साइड में जो दो क्वांटिटीज की एडिशन कर रहा हो तो उसके भी डायमेंशंस क्या है, सेम है। डायमेंशन सेम रहेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है और उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर, सबको क्लियर ये वाला पार्ट। तो ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक थियोरी थोड़ी लिखेंगे, तो लिखो इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, ये वेलोसिटी तो टेंशन ही नहीं है, बट एक्सीलरेशन और टाइम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, if the dimension of all the terms on the both side, if the dimensions of all the terms on both the sides are same, then that equation is said to, and then that equation is said to be dimensionally correct। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, dimensionally correct। this is called as principle of this is called as principle of homogeneity, HOMOGENEITY, homogeneity of dimension। homogeneity मतलब क्या, सेम होना, सब जगह पे सेम होना, उसको बोलते हैं homogeneity, homogeneity of dimension। ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। मैं अगले फॉर्मूला पे जाता हूँ। तीनों 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 फॉर्मूलाज को हम लोग कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन से तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये मुझे बताओ वी स्क्वायर का यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन आएगा L1 T-2, ये ऊपर जाएगा T-2। यू स्क्वायर का भी यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन L1 T-2, बराबर है। ये अभी टू एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं, टू एक नंबर है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो अगर मैंने टू को बाजू में किया तो दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, तो ये बनता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या, L2, एक सेकेंड ये क्या कर दिया मैंने, L2 T-2, क्लियर है ये वाला पार्ट। अभी मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट L2 T-2, ये वाला पार्ट।
राइट हैंड साइड का पहला पार्ट क्या रहेगा, L² t-2 प्लस राइट हैंड साइड का सेकेंड वाला पार्ट क्या रहेगा, 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, L² t-2। अभी मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों के डायमेंशंस क्या है, सेम है, प्लस जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ वो भी डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सबको क्लियर है? तो ये एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो आप। इसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आपको घर पे सॉल्व करना है। तो मैं इक्वेशन लिख के रख देता हूँ। ये सेकेंड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन मैं लिख के रहता हूँ। टेक्स्ट बुक में एक ही इक्वेशन लिखा है, हम लोग तीनों भी इक्वेशंस पे जब मार रहे हैं। थर्ड इक्वेशन आपको घर पे सॉल्व करना है। अगर नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थर्ड इक्वेशन रहेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कॉपी कर लो इक्वेशन और आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है। सबको क्लियर हुआ? आगे लिखो, एज इन अबोव टू इक्वेशंस, sorry, as in above two examples, equation as in above two example, dimensions of left hand side and right hand side of the equations are same, hence the equation is dimensionally correct, hence the equation is dimensionally correct. ओके, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड क्या बोलते हैं, तो सेकेंड वाला पार्ट बोलते हैं हम लोग, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, टू एस्टैब्लिश a relation between related physical quantity. ओके, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दो, अभी ये आगे जाके आपको 11th में भी आने वाला है। 11th में कोनिकल पेंडुलम के टर्म्स में आएगा, 12th में एज अ ऑसिलेशन के टर्म्स में आएगा, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जब भी कोई भी पेंडुलम, पेंडुलम मतलब होता है एक स्ट्रिंग है, उसको बॉब अटैच किए, बॉब मतलब मास, और इस मास को मैं अगर ऐसे ऑसिलेशन दे रहा हूँ, ये हो जाता है सिंपल पेंडुलम। अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये होता है कोनिकल पेंडुलम। अभी फिलहाल के लिए बॉब ऐसे कुछ ऑसिलेट कर रहा है, अगर ऐसे कुछ ऑसिलेट कर रहा है तो इसका रिलेशन क्या है, इसका डेरिवेशन होगा आपको जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तभी ये डेरिवेशन आने वाला है। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि इसका जो रिलेशन होता है, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, उसके लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वाला मोशन, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो time period of a oscillation, time period of a oscillation of a which pendulum, this pendulum is called as simple pendulum. Time period of an oscillation of a simple pendulum is directly proportional to the या फिर ऐसे लिखा रहेगा डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे बोला है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ऐसे बोला है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट कैसे डिपेंड है वो मेरे को नहीं बताया, उन लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, 2 अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी। ये फॉर्मूला है आपको आगे सिलेबस में। तो अगर मैं डिपेंडेंस लूँगा तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये कांस्टेंट को हटा दिया तो ये प्रोपोर्शनल डायरेक्ट हो गया और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। अभी अपने को इतना ही बताया कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
इतना ही चीज़ बताया गया है, बाकी कुछ उन लोगों ने बताया नहीं, बाकी कुछ भी मेंशन नहीं किया उन्होंने कि डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो फिलहाल के लिए स्क्वायर रूट रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/2। क्लियर है? इसको भी ऐसे लिखते हैं 1/2। क्लियर है? अभी देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग अगर रिलेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आता है। मुझे पता नहीं कि डिपेंड कैसे होता है, स्क्वायर पे डिपेंड है, क्यूब पे डिपेंड है, ये मुझे पता नहीं। हाँ, फॉर्मूला के हिसाब से देख के मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली, बट अगर मैं सपोज ऐसे बोलता था कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना ही पता है, पर मुझे कैसे डिपेंड है वो नहीं पता है, तो फिर हम लोग निकाल नहीं सकते थे पहले, बट डायमेंशन एनालिसिस की वजह से हम लोग को डिपेंडेंस कितना है वो निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दो। अभी मुझे एक पता है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि टाइम पीरियड जो पावर है 1/2 है, मतलब क्या, स्क्वायर रूट, इट डिपेंड्स अपॉन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मुझे फॉर्मूला को देख के पता चला, बट ये मेरे को डिराइव करना होगा, तो मैं कैसे डिराइव करूंगा? फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का ए पावर। मुझे पता नहीं ए पावर क्या है, फिलहाल के लिए उसको ए पावर बोल दिया। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल का एथ पावर। अभी अगर ये मैं ग्रेविटेशन का बात करूंगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बीट पावर, तो मुझे पता नहीं है। देखो आंसर फाइनली ये आना चाहिए, देखते कैसे आता है। अभी दोनों को अगर साथ में लूंगा, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये आएगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के ए पावर अपॉन जी का बी पावर। प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया तो आ जाएगा कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट है, बराबर है। अभी ध्यान दो, मुझे बताओ कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड सेकेंड्स में होता है। अगर टाइम पीरियड सेकेंड्स में रहेगा तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, m0 डायमेंशन के हिसाब से, l0 t1। अगर लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ कैसे लिखूंगा, लेंथ कैसे लिखते हैं हम लोग, m0 l1 और t0, ये पावर a। देखो ना, ये लेंथ है, लेंथ उसका लिखा मैंने यहाँ पे के, हाँ बट ऑब्वियसली यहाँ पे के आएगा, m0 l रेस टू a t रेस टू 0 पावर a। अभी m0 l1 l रेस टू 1 t रेस टू 0 पावर a। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात करूंगा, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब क्या, m0 l1 t -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पावर b, का पावर b है, देखो b पावर, इसके डायमेंशन का बी पावर। अभी हम लोग डायमेंशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी अगर मैं साथ में लूंगा तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, m0 l0 t1 k, इसको लिखूंगा m0 l, a अंदर होगा तो a मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे इंडेक्स में, t0 इंटू यहाँ पे आएगा m0 lb t -2b। क्लियर यहाँ पे? अभी मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये तो मुझे पता है। अभी बताओ यहाँ पे क्या आएगा, m0 l0 t1, यहाँ पे k। अभी जब भी उसका बेस सेम होता है तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस। यहाँ पे बेस m है पर पावर कितना है, 0 है, तो m का पावर कितना रहेगा, 0, बराबर है। l का पावर कितना है, a, l का पावर कितना है, b, तो यहाँ पे आएगा l का पावर a प्लस b प्लस, सॉरी प्लस नहीं, t का पावर कितना है, इधर 0 है, इधर -2 है, तो इधर क्या आएगा, -2b, बराबर है। मैं वापिस रिपीट करता हूँ, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड, a का पावर प्लस b का पावर, t का 0 पावर है और -2b है तो -2b आ गया। अभी मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सबके पावर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर m0 का पावर 0 है तो इधर के भी m0 का पावर 0 है, तो ये चला गया, ये चला गया, इसका टेंशन ही नहीं है। L का पावर कितना है, 0, इधर L का पावर कितना है, a प्लस b, L का पावर कितना है, a प्लस b,
अगर L का पावर A प्लस बी है तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, L 0 और L A प्लस बी को मैंने कंपेयर किया तो दोनों का अगर बेस सेम रहेगा तो दोनों का इंडेक्स मतलब जो पावर रहेंगे वो भी क्या होना चाहिए, सेम। तो 0 इक्वल्स टू A प्लस बी, तो A इक्वल्स टू माइनस बी, ये आता है पहला। किसको कंपेयर करने के बाद, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ L। अभी कंपेयरिंग पावर्स ऑफ T करेंगे, इसका T का पावर 1 है, इसका T का पावर -2b है, तो क्या आएगा 1 इक्वल्स टू -2b, तो b इक्वल्स टू क्या आएगा -1/2, बराबर है। ये b का वैल्यू -1/2 इधर पुट करूंगा तो a का वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ -1/2, जो क्या आएगा 1/2। क्लियर है। देखो a का पावर l रेस टू a था, l रेस टू a कितना है, l का पावर कितना है 1/2, इधर भी देखो 1/2 आ गया। ये अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो क्या आता है, ये इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कुछ ऐसे आएगा g रेस टू -1/2। पावर जब भी ऊपर लेके आते थे हम लोग क्या होता है वो -2। अगर मैं इन्वर्स करता हूँ तो वो हमेशा माइनस में जाता है। तो g का पावर b है, b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे -1/2, तो इधर भी आ गई -1/2। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद, करेक्ट करने के बाद हम लोगों ने बताया कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंड है। अगर लेंथ की टर्म्स में बात करूंगा तो लेंथ की टर्म्स में वो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। पहले कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो, पहले लिखा ये वाला लिखो पहले। अपन ने शायद से लिखा है, ओके लिखा है, वापिस लिख लो एक बार, अगर नहीं लिखा रहेगा तो वापिस लिखो, मेरे को याद नहीं मैंने डिक्टेट किया है कि नहीं। द पीरियड कैपिटल T ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल पेंडुलम एक नोट में ये बना के रखो, ये पूरा ये वाला पूरा ये एज अ नोट में बना के रखो। लिखा acceleration due to gravity. Let us derive relation between T, L and G. Let us derive the relation between T, L and G. Let time period is directly proportional to the L power A. उसके बाद टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G पावर B। यहां तक कॉपी करो, यहां तक पूरा कॉपी कर लो, यहां तक ये वाले स्टेप तक सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे यहां तक पूरा कॉपी कर लो। आगे लिखो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ L, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ L, वी गेट इसको छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के बाकी पूरा कॉपी कर लो। ये वाला 0 इक्वल्स टू a प्लस बी, ए इक्वल्स टू -b, कर लिया कॉपी। अभी उसके बाद लिखो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ टी, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ टी वी गेट, ये वाला कॉपी कर लो, नीचे वाला लाइन हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन द अबो इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू -1/2 इन अबो इक्वेशन, वी गेट a इक्वल्स टू, ये वाला कॉपी कर लो, a इक्वल्स टू 1/2। therefore we can say that time period is directly proportional to the, मैं ये रफ कर देता हूँ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके हिसाब से, अगर उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा के एल 1/2 जी -1/2, जी 1/2 नीचे आएगा तो टी के एल 1/2 एल 1/2 अपॉन जी 1/2। इसको लिखूंगा तो आएगा के स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। के जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि हम लोग निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट क्लियर है। सेकंड वाला पार्ट आई होप सबको क्लियर रहेगा। टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो चुका है, हम लोग थर्ड पार्ट पे जाएंगे। तो थर्ड पार्ट लिखो, थर्ड यूज लिखो, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन
the units of same physical quantities, the units of same physical quantities, same physical quantities in two different system of unit, in two different system of unit, in two different system of unit. ओके ये वाइट बोर्ड का रफ वाला पार्ट थोड़े दिन में चला जाएगा. देयर इज़ अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू. देखते बाद में जब ये आएगा तो एक बता दूंगा मैं. ओके थर्ड पार्ट वाला क्या था? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. लिख लो, मैं ऊपर लिखूंगा नहीं, थर्ड पार्ट है, थर्ड यूज है उसका. ओके अगर मैं बात करूंगा वर्क की, बात करूंगा वर्क, तो वर्क जो होता है, वर्क जो होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है जूल. ओके और सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है अर्ग. अभी ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो 1 जूल इक्वल्स टू, मुझे अर्ग पता नहीं तो एक्स अर्ग है, मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा, एक्स अर्ग लिखा. अभी डायमेंशन एनालिसिस थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. ध्यान दो, अभी 1 जूल इक्वल्स टू एक्स अर्ग लिख दिया. अभी सपोज में जूल की बात करूंगा. जूल जो होता है वो उसका डायमेंशन क्या होता है, ध्यान दो. वर्क का फॉर्मूला रहता है, मैंने बोला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l1. तो अगर ये सॉल्व करूंगा तो आएगा ये m1 l2 t माइनस टू. तो वर्क का जो यूनिट था जूल, उसका डायमेंशन है m1 l2 t माइनस टू. बराबर है. अभी ध्यान दो, अगर मैं डायमेंशन के हिसाब से दोनों जगह पे डायमेंशन लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा. जूल के टर्म्स में अगर बात करूंगा तो ये जूल के टर्म्स में ऐसा रहेगा m1 l1 t माइनस टू. बराबर है. बट ये किस में है, ये डायमेंशंस किस में है, ये डायमेंशंस है जूल में, मतलब ये ऐसा है में. तो m1 का पावर 1, l1 का पावर 1, t1 का पावर माइनस टू. अभी अर्ग में, तो अर्ग के भी क्वांटिटीज अलग लिखेंगे तो ये लिखूंगा m2 का पावर 1, l2 का पावर 1, t2 का पावर माइनस टू. m1 n1 t1 t माइनस टू तो पक्का रहेगा. m1 l1 l2 सॉरी एक सेकेंड l2 m1 l2 t माइनस टू, ये तो कंफर्म रहने वाला है, ये तो कंफर्म रहेगा. बट इसके अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो मास केजी में होता है, और सीजीएस यूनिट में बात करूंगा तो वो ग्राम में होता है. लेंथ होती है मीटर में और यहाँ पे किस में होती है, सेंटीमीटर में. तो ये फर्क है. ये फर्क होने की वजह से हम लोग ने उसको अलग अलग लिखा है, अलग अलग रिप्रेजेंट किया है. तो अगर एक्स की बात करूंगा, एक्स की अगर बात करूंगा तो ये कुछ ऐसे आएगा m1 अपॉन m2 का पावर कितना 1, बाद में मल्टीप्लिकेशन में l1 का पावर 2, l2 का पावर 2, दोनों का साथ में लिया तो ये रेस टू 2 आ जाता है, इनटू t1 अपॉन t2 का पावर माइनस टू. बराबर है. ये मुझे बताओ m1 को लिखा अगर SI में, तो SI में यूनिट क्या होता है, मास का जो होता है वो किलोग्राम में होता है. वही लेंथ का बात करूंगा तो वो होता है मीटर में, टाइम का जो होता है वो सेकंड में होता है. अगर सीजीएस का बात करूंगा तो ये बन जाता है मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में. तो अगर एक्स की बात करूंगा तो एक्स कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहां पे आएगा केजी अपॉन, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ग्राम का पावर 1, ऊपर आएगा मीटर, नीचे आएगा सेंटीमीटर का पावर 2. टाइम क्या है, सेकेंड अपॉन सेकेंड का पावर -2. ये मुझे बताओ किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम होता है. 1 केजी मतलब 10³ 1000 ग्राम, 10³ ग्राम अपॉन ग्राम का पावर 1. 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10² 2 सेंटीमीटर.
अपॉन सेंटीमीटर का पावर 2, और ये होगा सेकेंड अपॉन सेकेंड का पावर -2। अब ये ग्राम ग्राम तो चला जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकेंड सेकेंड गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 10⁻³ एज इट इज़, 10⁻² का पावर 2, 10⁻4 और ये 1 एज इट इज़, तो आएगा 10⁻7। x की वैल्यू कितनी आई, 10⁻7। इसका मतलब क्या है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 वर्क। क्लियर है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी पता रहेगी, मतलब एक टर्म्स में यूनिट पता रहेगा तो दूसरे टर्म में यूनिट, दूसरे सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू डायमेंशन एनालिसिस। देखो डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ किया। क्लियर है पक्का सबको क्लियर। ये अलग क्यों लिया, क्योंकि ये था वो एसआई में था, ये जो था वो किसमें था, सीजीएस में था, इसलिए मैंने उसको अलग अलग लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहेगा। ये है यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम लोगों ने सॉल्व किया। क्लियर है। तो 3 यूजेस से सबसे पहला यूज था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम कर दिया। राइट हैंड साइड में जो एडिशन वाला पार्ट था वो भी सेम चीज़ होनी चाहिए तो ही वो सॉल्व हो सकता है। उसके बाद टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब क्या, अगर हम लोग टाइम पीरियड लिखते हैं तो लेंथ के कितने पावर रेज रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कितने पावर रेज रहेगा, तो ये हम लोग ने सॉल्व किया। फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा आगे जब सिलेबस में आएगा तभी, अभी फिलहाल के लिए वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बाद में इंटर कन्वर्जन बिटवीन टू सिस्टम्स, मतलब जूल में है तो अर्ग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये वाला पार्ट भी देखा हम लोगों ने। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हुआ रहेगा हम लोग ने क्या किया है। आगे हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो ये वाला पार्ट यहाँ तक समझ में आ गया सबको, तो मैं रफ कर लेता हूँ। शायद से आपको एक्यूरेसी वाला पार्ट, प्रिसिशन वाला पार्ट आपको सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा फॉर्मूला वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि जेडब्ल्यू में उन्होंने निकाला है कि नहीं। मैंने वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सिलेबस चेक नहीं किया जेडब्ल्यू का, तो जेडब्ल्यू पढ़ाते वक्त मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर वो सिलेबस में रहेगा तो, आपको सिलेबस में नहीं है, आपको 11th में सिलेबस एक्यूरेसी वाला पार्ट निकाल दिया उन्होंने, तो वो आपको सिलेबस में नहीं है। तो अगर वो जेडब्ल्यू में रहेगा तो मैं उसमें वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अगर वहाँ पे रहेगा तो डिस्कस कर लूँगा। और एक चीज़, अभी हम लोग ने डायमेंशन एनालिसिस का बेसिक किया है, तो उस पर अगर कोई जेडब्ल्यू के न्यूमेरिकल्स मेरे को सेट करने आते हैं तो वो मैं सेट करके आपको दे दूंगा, अगले लेक्चर में ही डिस्कस कर दूंगा। अगर हो सकता है तो अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, या फिर चैप्टर खत्म होते ही हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों में से कुछ तो करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले लिमिटेशन जो है, तो हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू कभी निकाल नहीं सकते यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं बट डायमेंशन एनालिसिस से निकाल नहीं सकते। मतलब जो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था के इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, तो ये के की वैल्यू जो थी वो 2 पाई थी, याद है, बट ये आई थी एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आती है, ये ना कि इसकी वैल्यू अपने को डायरेक्टली आती है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, कि ये जो वैल्यू होती है के की, ये डायरेक्टली मिलती नहीं हम लोग को, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है और बाद में वो 2 पाई की वैल्यू आएगी। क्लियर है पक्का, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अगर बात करेंगे के की वैल्यू, तो कांस्टेंट हम लोग डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो पहला पॉइंट लिखो, कांस्टेंट को हम लोग को एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। डायमेंशन एनालिसिस उसका कोई होप देता नहीं कि कांस्टेंट की वैल्यू ये है या फिर दूसरी कोई है। देखते तो लिखो, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। हो गया ओके। अभी अपने आप लोग ने देखा रहेगा कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट यूज़ किया, एडिशन यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन यूज़ किया, डिवीजन यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही है। बट कहीं पे ये देखा कि हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो अशोक सर ने लॉग पढ़ा है आपको, उसमें उसमें से कुछ क्वांटिटीज़ लेके हम लोगों ने डायमेंशन किया क्या, एनालिसिस नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर कोई डायमेंशंस रहेगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। वो हम लोग आगे और अगर और क्वेश्चंस रहेंगे तो वहाँ पे भी देख लेंगे हम लोग कि वहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। तो जब भी हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की, या फिर बात करेंगे किसकी, नॉर्मल अपना जो लॉगरिथमिक टर्म्स रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग डायमेंशनलेस एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते। और वो अगर मैं बात करूँगा, एक एग्जांपल देता हूँ कि एंगल ऑफ बैंकिंग नाम का एक पार्ट है, तो उसमें फॉर्मूला रहता है थीटा इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ tan थीटा आर जी। ये 12th का पार्ट है। इसमें इन लोग ने ऐसे बोला है कि वेलोसिटी विथ विच व्हीकल कैन मूव ऑन अ बैंक रोड, ये अभी करने का जरूरत नहीं है, 12th में आने वाला है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan थीटा आर जी। तो अगर मैं वी स्क्वायर अपॉन आर जी लिखा तो आएगा tan थीटा, तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये मुझे बताओ, ये tan के अंदर है बराबर है, tan इनवर्स है मतलब tan के अंदर ही हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। वी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है। यहाँ पे मीटर हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो ना, ये ऊपर का जो है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, ये मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन रहा है, डायमेंशनलेस या फिर यूनिटलेस क्वांटिटी बन रहा है। तो मुझे पता ही नहीं सकता ये कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे मीटर अपॉन मीटर भी हो सकता है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी डायमेंशनलेस हो रहा है। मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी डायमेंशनलेस होता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अगर जाएगा तो वो बनता है डायमेंशनलेस या फिर यूनिटलेस बनता है। अगर वो डायमेंशनलेस या फिर यूनिटलेस बनेगा तो हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वो उस फॉर्मूला को प्रूफ नहीं कर सकते। तो डायमेंशनलेस एनालिसिस वहाँ पे फेल होता है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे। तो लिखो सेकेंड पॉइंट, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव डायमेंशनलेस quantities. Dimensional analysis cannot be used to derive relation involving trigonometric, exponential and logarithmic functions. ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक का बता दिया, लॉगरिथम भी ऐसी ही होता है, एक्सपोनेंशियल भी इसी टाइप का रहता है। जब भी फंक्शंस आएंगे तभी आपको अशोक सर डीप में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको डीप में बताएंगे, अभी अपने को इतना यूज नहीं है। सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हुआ। तीसरे पॉइंट पे जाते ओके। अगर हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अपन ने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बाय विच दे आर सेपरेटेड। तो एफ जी का फॉर्मूला क्या था, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डायमेंशनलेस तो प्रूफ कर सकते हैं, बट अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो आ जाएगा कांस्टेंट कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू तक क्या थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू अपने को डायमेंशन से नहीं पता। हाँ, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट प्रूफ कर सकता हूँ इक्वल, बट कैपिटल जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल ही निकालते, तो कैपिटल जी की वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी हम लोग निकाल नहीं सकते। तो लिखो, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड if constant of proportionality is if constant of proportionality is not a dimensionless quantity, is not a dimensionless quantity। लिखो आगे, gravitational force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance by which they are separated। और ये पूरा कॉपी कर लो, हो गया। फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट रहेगा। ओके, लिखो, लास्ट पॉइंट लिख लो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स वन और मोर टर्म्स, if the correct equation contains one or more term, it is not possible to know about the presence using it is not possible to know about their presence using dimensionless equation, dimensional equation, using dimensional equation। ध्यान दो, मैंने बोला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आप होमवर्क में ये सॉल्व करोगे ना तो ये आपको डायमेंशनली बराबर आएगा। अब ये फॉर्मूला मुझे पता है, बट इसके जगह पे मैं ऐसे बोलूँगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर, इसका भी सॉल्व करोगे ना आप तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या गया, सेम। तो मुझे पता ही नहीं कि इसमें और एक टर्म है प्रेजेंट
कि और एक टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये मुझे डायमेंशन एनालिसिस कभी नहीं बताएगा। हाँ ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है, उसको मैं बता सकता हूँ कि वो डायमेंशन करेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैं बता सकता हूँ। बट इसमें एडिशनल टर्म सेम क्वांटिटी का टर्म है कि देखो हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ किया। ए मुझे बताओ एस का यूनिट क्या होता है, एस होता है M0L1T0, ये हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ए टी स्क्वायर का क्या रहेगा, ए टी स्क्वायर का ए टी स्क्वायर रहेगा, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम मतलब सेकेंड स्क्वायर, कैंसल तो आ गया मीटर, मतलब M0L1T0, ये दोनों भी सेम है ना, बट यूटी तो रहता है, मैंने यूटी को कैंसिल करके सेम प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा अगर इक्वेशंस में टर्म्स रहेंगे सेम यूनिट्स के, तो हम लोग नहीं पता कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस की तरह। क्लियर है क्या? तो ये दो इक्वेशन लिखो, यू टी प्लस एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद ये वाला लिखो, ये वाला पार्ट एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिखो। वी कैनॉट डिफरेंशिएट, we cannot find the difference between two equation, we cannot find the difference between two equation via dimension analysis. ओके ये हो गया, तो मैं रफ कर देता हूँ। अभी न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे का पेज नंबर 14 का न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, पेज की नंबर की 14 पे जो न्यूमेरिकल्स हैं 14 और 15 पे, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मैं दूंगा, टेंशन नहीं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मेरे साइड से आएंगे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, बट वो आएंगे लिंक में द्वारा आएंगे, या फिर मैं पर्सनली जिनका नंबर मेरे पास है उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। अगर किसी को देखना है तो मुझे पर्सनली एक मेरा जो मेल आईडी है, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर सकता हूँ, आपको मेल कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो क्वेश्चन पे जाते, क्वेश्चन नंबर 3 पे, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन विथ अ चार्ज ई, चार्ज कितना दिया है, चार्ज ई, enters a uniform magnetic field B bar, enters a uniform magnetic field, ये है uniform magnetic field B bar and a velocity of V bar, and velocity of V bar, ये velocity, okay, velocity of V bar, the velocity is perpendicular to the magnetic field, the force of the charge E is given by, force of the charge E is given by F bar equals to मैग्नीट्यूड में बी ई वी। ये इसका टेंशन मत लो, ये बार जो है ना, ये आपको पता चलेगा ये क्या है, मॉड क्या है वो पता चल जाएगा आपको। मॉड मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते, वेक्टर के पास होता है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर मॉड डालेंगे तो सिर्फ हम लोग उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। अभी मुझे पूछा है बी का डायमेंशन, ओके ध्यान दो, चार्ज का फॉर्मूला रहता है, चार्ज जो होता है उसका डायमेंशन होता है, फॉर्मूला रहता है आई इंटू टी, मतलब इसका डायमेंशन रहेगा M0 L0 T1 I1, बराबर है। वेलोसिटी होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब क्या, M0, ये मीटर नहीं, ये मास होता है, M मतलब मास, L1 T-1। उसके बाद फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होगा डायरेक्टली पता है मेरे को, क्या, M1 L1 T-2। ये मुझे पता, इसका डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन पता है, तो मैं बी का फॉर्मूला लिखूंगा F अपॉन ई वी। एफ का डायमेंशन क्या है, M1 L1 T-2, बराबर है। क्वेश्चन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा, क्वेश्चन को रिवाइंड करो और वापस देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई होता है, ई मतलब चार्ज कितना है, M0 L0 T1 I1, और वेलोसिटी जो होगी वो होगी M0 L1 T-1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होता है देखते हैं, ए M तो ज़ीरो ही है तो ये आएगा M1, M तो ज़ीरो ही है तो ये आएगा M1, ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा तो L कितना आएगा, ज़ीरो, बराबर है।
ये t-1 और t-1, ये t-1 और t-1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t-2 और I ये ऊपर जाएगा तो बनेगा -1। तो फॉर्मूला बनेगा m0 डायमेंशन का, m0 L0 सॉरी m1 L0 t-2 I-1। क्लियर है यहाँ तक? आपको जो टेक्स्ट बुक में, अगर नए टेक्स्ट बुक में अगर ये आंसर रहेगा तो बराबर है। अगर आंसर में पुराने टेक्स्ट बुक में ऐसे था, m0 था, L1 था, t-2 था, I-, मतलब यहाँ पे L की जगह पे 1 था, M की जगह पे 0 था, जो कि गलत था। अगर नहीं रहेगा, अगर किया रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने करेक्शन किया रहेगा, मेरे को पता है नए बुक में करेक्शन किया, मेरे पास तो पुरानी टेक्स्ट बुक है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। मैं वापिस रिपीट करता हूँ, Q मतलब होगा चार्ज, सॉरी E मतलब होगा चार्ज, B मतलब होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, V मतलब होगी मेरी वेलोसिटी। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ F=BeV, सारे टर्म्स उधर जाएंगे। Q का फॉर्मूला होता है I×T, I का फॉर्मूला लिखा I×T, I×T का डायमेंशन लिखा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड उसका डायमेंशन लिखा, फोर्स का डायमेंशन लिखा, बाकी ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ अभी, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बराबर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन पे या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट एनी टाइम ऑफ आवर आई एम अवेलेबल। जब तक कि मेरा सपोज व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो इफ़ मेरा लास्ट सीन बहुत टाइम पहले करेगा तो मैं सोया रहूँगा। इसके अलावा तो अभी क्वारंटाइन में करना क्या है यार, नोट्स निकालना, मतलब वीडियो लेक्चर्स बनाना और ये सब चालू है, तो जागा तो रहता हूँ हमेशा। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h इज v। डिस्टेंस h ट्रैवल करने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया v। इफ v डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस, मतलब v जो है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, v जो है वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस मतलब h। उन्होंने क्या पूछा, प्रूव दैट k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एच, ये प्रूफ करने को पूछा है। v इक्वल्स टू k इंटू अंडर रूट ऑफ जी एच, ये पूछा है, और k क्या है, मेरा कॉन्स्टेंट है। अभी ये वाला पार्ट हम लोगों ने किया टाइम पीरियड ऑसिलेशन वाला पार्ट में, सिंपल पेंडुलम के वाले पार्ट में। तो मुझे पता हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने बोला था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का पावर a, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h का पावर b। उधर l का पावर a था और g का पावर b था, वो जैसे क्वेश्चन था वैसे उसके हिसाब से सॉल्व किया था। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का पावर a, h का पावर b। तो v इज इक्वल टू k, g का पावर a, h का पावर b। ये मुझे बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड, मतलब आएगा m0 L1 t-1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m0 L1 t-2। और h जो होता है वो मीटर होता है, जो कि रहेगा m0 L1 t0, बराबर है। अगर ये सारी वैल्यूज में यहाँ पे पुट करता तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन m0 L1 t-1 इक्वल्स टू k, g का डायमेंशन कितना है m0 L1 t-2, पावर कितना है रे, पावर a, इंटू h का डायमेंशन क्या है, h का डायमेंशन m0 L1 t0 का पावर b। पावर को मल्टीप्लाई करूंगा, जो a जो पावर बाहर लिखा है ब्रैकेट के बाहर उसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा m0 L1 t-1 k m0 LA t -2 इंटू a -2a इंटू यहाँ पे का m0 LB t0। अगर दोनों साइड के टर्म्स को मैं इक्वेट करूंगा, मतलब यहाँ पे m के पावर्स को इक्वेट करूंगा तो आएगा बेस से मेरे का तो पावर ऐड हो जाती है m0 L a और b, a प्लस b, यहाँ पे t
माइनस 2a, यहाँ पे आएगा m0 L1 t-1। याद है अपन ने कुछ किया था, अगर डायमेंशनली करेक्ट होता है इक्वेशन तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होने चाहिए, सेम। इसका मतलब क्या है, अगर L के डायमेंशंस को मैंने L के पावर्स को इक्वेट किया तो होगा कम, ऐसे ये लिखो पहले, सब ये पूरा लिखने के बाद लिखो, पॉज करो वीडियो को, ये पूरा लिख लो, उसके बाद लिखो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ L, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ L वी गेट a प्लस बी इक्वल्स टू 1, हो गया। उसके बाद लिखो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ t वी गेट माइनस 2a इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस गया, a इक्वल्स टू 1/2। अगर a इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1/2 इन द अबव इक्वेशन वी गेट 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा। a तो a का पावर कितना है 1/2, b का पावर कितना है b सॉरी h, यहाँ पे h b का पावर कितना है 1/2, तो इसके हिसाब से v का फॉर्मूला आएगा k g 1/2 h 1/2। a 1/2 मतलब स्क्वायर रूट मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला आएगा v इक्वल्स टू k √g h, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला रहेगा। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर है। मैं ये रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते। सबको क्लियर है क्या किया मैंने, वही जो किया जो अपन ने टाइम पीरियड के क्वेश्चन में किया था वैसे ही किया। पावर्स को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, पहले a और b ले लिया और बाद में पावर्स को इक्वेट मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को इक्वेट किया, l के पावर्स को और t के पावर्स को इक्वेट किया। m का पावर लेने का जरूरत नहीं क्योंकि वो तो जीरो ही था। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते, आज का लास्ट का क्वेश्चन रहेगा। आज के बाद सारे लेक्चर्स आपके 1 घंटे और 1 घंटे के ऊपर के ही लेक्चर्स रहेंगे, हुआ तो 2 घंटे का लेक्चर्स भी रहेगा। और आप देख सकते हो कि देखो, वी आर नॉट टेकिंग लेक्चर्स ऑन जूम। तो जूम का क्या होता है कि आपका देखा रहेगा आपने जूम के लेक्चर्स में कि जूम के लेक्चर्स में मुझे नहीं पता आप जूम के लेक्चर्स किसी के देख रहे हो क्या, बट जूम के लेक्चर्स में अगर फिजिक्स पढ़ा रहे तो दे आर जस्ट पोस्टिंग द PDF एंड देन दे आर एक्सप्लेनिंग, वी आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और उसमें आपको बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो जाए। अगर इफ़ यू आर टेकिंग द लेक्चर्स फ्रॉम अस देन ऐसे होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, ना कि वो ऊपर के ऊपर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये बात करेंगे तो बात होती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वहाँ पे बोला है 10th क्वेश्चन पे v इक्वल्स टू AT प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v नॉट इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। मतलब ये डायमेंशनली वैलिड है, मतलब इसका राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों के डायमेंशन क्या है, सेम है। आगे ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a b एंड c वेर v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम, इन i इज द इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, मुझे a का डायमेंशन निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है और c का डायमेंशन निकालना है। इसका मतलब a b और c एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशन मुझे निकालना है। मुझे एक चीज़ पता है कि डायमेंशन क्वांटिटी डायमेंशंस में हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस में हमेशा अपना जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के जो एडिशन के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर डायमेंशन सेम रहेंगे, अगर डायमेंशन सेम, मैं वापस बोलता हूँ, अगर डायमेंशन सेम रहेंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करने के टाइम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और बाद में सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। अभी ध्यान दो, सबसे पहले 80 वाला डायमेंशन निकालते हैं। तो v इक्वल्स टू, v का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू 80 का डायमेंशन। a मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी a। v का डायमेंशन क्या रहेगा, v का डायमेंशन था m0 L1 t-1, a मीटर पर सेकेंड। इसको इक्वेट करेंगे हम लोग किसके साथ, a तो एज इट इज रहेगा, t का डायमेंशन क्या रहेगा t1, ए t1 नीचे जाएगा तो t-1 बनेगा, t-1 ऊपर जाएगा तो t-2 बनेगा। तो a का फॉर्मूला क्या बनेगा, a का फॉर्मूला बनेगा m0 L1 t-2, m0 L1 t-2। अभी ध्यान दो,
ये हो गया, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट का डायमेंशन और ये वाला, मैंने क्या बोला, ये सारे डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो AT का डायमेंशन और V का डायमेंशन सेम किया, V का डायमेंशन m0 L1 t माइनस वन, A इंटू टी का पावर 1, A मतलब एक्सीलरेशन, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। हो गया। अभी सुना, T और C को ऐड किया है, अगर T और C को ऐड किया मतलब दोनों ऐड कभी होते रहे जब उसका डायमेंशन सेम रहता है, ऐड कभी होते हैं जब डायमेंशन क्या होता है, सेम। मुझे बताओ टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T, टाइम का जो डायमेंशन होता है T पावर 1 होता है, टाइम का डायमेंशन जो होता है T पावर 1 होता है, तो C का डायमेंशन भी क्या रहेगा, T पावर 1। देखो T प्लस सी बोला है, टी प्लस सी बोला है, कभी ऐड कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी, सी एक फिजिकल, ए देखो ए सी और बी फिजिकल क्वांटिटी है, सी को कभी ऐड कर सकते हैं जब टी और सी का पावर क्या होना चाहिए, टी और सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर टी का वैल्यू यूनिट सेकेंड रहेगा तो सी का भी यूनिट क्या होना चाहिए, सेकेंड। इसके हिसाब से यहाँ पे ये पहले कॉपी कर लो, उसके बाद लिखो, सिंस इन द सेकेंड टर्म, सिंस इन द सेकेंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन, राइट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड, the denominator has t plus c, the denominator has t plus c, as we know that as we know that physical quantities having same units or dimension can be added, therefore c will have same dimension of t, that is c का डायमेंशन रहेगा m0 L0 T1। ये नीचे वैसे मत समझो t माइनस वन होगा, ऐसे नहीं, इसका और इसका डायमेंशन रहेगा, तो t का डायमेंशन T1 है तो इसका भी डायमेंशन करेगा T1। अभी मुझे बताओ नीचे टाइम है तो इसका वेलोसिटी देखो, इसका और इसका डायमेंशन सेम किया तो वैसे वेलोसिटी और इसका भी डायमेंशन सेम रहेगा, इसके हिसाब से क्या रहेगा बताओ मुझे, इसके हिसाब से वेलोसिटी और b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। लिखो यहाँ पे, इसके बाद लिखो वेलोसिटी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू b अपॉन टी प्लस सी। मुझे पता है t का डायमेंशन क्या है, t का डायमेंशन क्या है, m0 L0 T1, और वेलोसिटी का डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड, मतलब m0 L1 t माइनस वन, b अपॉन m0 L0 t माइनस वन। अगर t माइनस वन वहाँ पे जाएगा, t माइनस वन वहाँ पे जाएगा तो T1 है, T1 वहाँ पे जाएगा तो -1 + 1 0 बन जाता है, तो फॉर्मूला बनेगा b का, b के जो डायमेंशन बनेंगे वो बनेंगे m0 L1 T0। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है? तो आई होप आज का लेक्चर आपको पता चला रहेगा। इसमें अपन ने 3 अलग अलग यूजेस देखे, 4 लिमिटेशंस देखे और 3 न्यूमेरिकल्स देखे हम लोगों ने। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते। मैं एक बार देखता हूँ कि प्रिसिशन वाला पार्ट आपको सिलेबस में है कि नहीं। आपको बोर्ड्स में सिलेबस में तो नहीं है, बट JEE में रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते। तो अगर लेक्चर पसंद आया रहेगा तो यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। टिल देन बाय बाय।